जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर में सेल्फ स्टडी क्लासेस कोचिंग ऐप आप डाउनलोड कर लें, जहां पर दोस्तों आपकी जो है तैयारी निरंतर करवाई जाती है। इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये लोगो है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, है ना। इंस्टॉल यहां से आपको कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कर लिया है दोस्तों, जहां पर आपको ये संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। और दोस्तों यहां पर आपकी बहुत सारी फ्री क्लासें भी उपलब्ध है और बहुत सारी पेड क्लासें भी उपलब्ध है, ठीक है। तो सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और पूरा का पूरा जो ऐप है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो अभी सर्च करें और 20 तारीख तक दोस्तों इसमें 20% हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स के लिए 20% का लेस चल रहा है 20 तारीख तक, ठीक है। तो सभी लोग जल्द ही लें और टेस्ट भी करवाए जाते हैं इसमें, ट्रिकी वीडियो भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं, विस्तृत अध्ययन भी मिलता है, ठीक है। और एक टॉपिक के बाद टेस्ट भी आपका करवाया जाता है। तो सभी लोग जल्दी से कर लें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं, ठीक है। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कहानी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले कहानी, है ना। कहानी के बारे में हमें पढ़ना है। अभी तक हमने नाटक के बारे में पढ़ा, निबंध के बारे में पढ़ा, अब कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है तो कौन सा अशुद्ध है, ये चीज आज का आपका पहला प्रश्न है। तो सभी लोग से फटाक से कमेंट में लिखेंगे कि सर कहानी में अगर बात करें कहानी और कहानीकार की दृष्टि से तो एक युग में जो अशुद्ध है वो कौन सा है। वापसी, वापसी ये किसका है, ये जो कहानी है। बोले सर ये वापसी तो उषा प्रियंवदा की ही कहानी है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, यही सच है। ये भी मन्नू भंडारी जी की है, ये भी सच है, ठीक है। तो ये दो तो आपने कर लिए कि दो तो सही है। अब दो में यानी कि 50-50 की लाइफलाइन आपको दी जाती है। रोज 9 बजे क्लास होती है आपकी, रोज 9 बजे एक क्लास होती है साथियों। और यहां पर आपका सही हो जाएगा ये जयदोल जौन है, ये भी अज्ञेय की कहानी है। जयदोल अज्ञेय, जयदोल अज्ञेय की कहानी है। लेकिन बात करें ठेस की तो ठेस जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है, यानी कि सरोज जी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा राम जी, ठीक है। ठेस कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठेस कहानी किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु की, ये जैनेन्द्र कुमार की नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। बोले काय की ठेस लग गई, ठेस काय की लगी है, ठेस लगी है हमें फणी की। फण देखा आपने, नांग का फण, कल्पना जी, इस फण की ठेस लग जाती है कभी कभी, तो फणी की ठेस लग गई। तो फणी से फणीश्वरनाथ रेणु, और ठेस कहानी के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, रेणु साहब, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। 4 विकल्प है और 4 में से आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर हिंदी की पहली कहानी पूछी गई है। और पहली कहानी की अगर बात करें तो उत्तर आया है आपका क्या, इंदुमती। इंदुमती दोस्तों ये पहली कहानी मानी जाती है, यानी कि जो आपका 1 नंबर है प्रीति सिंह जी, अरविंद जी, बिल्कुल सही आंसर आया आप लोगों का कि हिंदी की पहली कहानी का नाम है इंदुमती। क्या नाम है, इंदुमती, ठीक है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और यहां पर बात करें कि भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गई, कुछ कथानक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए जो पढ़ने में अत्यंत रोचक होते हैं। कहानियों का विकास आलोच्य युग यानी कि द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही, हाँ प्रीति सिंह। पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। यानी कि आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी कहानी का जन्म कहां से होता है तो आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के उदय यानी कि 1900 से होता है, यानी द्विवेदी युग से होता है, द्विवेदी काल से होता है, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है जो सरस्वती में 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। ये भी याद रख लेना, ये जो इंदुमती है इससे कहानी का उदय माना जाता है, ठीक है। याद रखना है इसको, है ना।
इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई और यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। और इसी बार सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई और 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन बीए की, है ना, प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई थी। यह वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। और सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 में, बंग महिला की दुलाई वाली 1907 में शीर्षक कहानियां प्रकाशित हुई। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। इसको याद रखेंगे साथियों कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, 1900 में हुआ। ठीक है, अब 1900 से ही हिंदी कहानी का उदय माना जाता है। और सबसे पहले जो इंदुमती कहानी है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, है ना, ये सबसे पहले 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी मानी जाती है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों कि मन की चंचलता 1902 ईस्वी में, है ना, और प्लेग की चुड़ैल, भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल 1900, ठीक है, 1902 में 1902 में सरस्वती भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी 1902 में, है ना। 1903 में आपकी दोस्तों कौन सी, 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, 11 वर्ष का समय। ठीक है, इनको याद रखेंगे। वो बंग महिला की दुलाई वाली ये 1907 में प्रकाशित हुई, इसको सभी लोग याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंद भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। और 1909 ईस्वी में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावनात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 नाम से प्रकाशित है। ठीक है, अब आपको बताना है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। अभी तो हमने पढ़ा है इंदुमती। इंदुमती कैसी है, किशोरी है, किशोरी इंदुमती। कैसे पढ़ोगे, किशोरी इंदुमती, है ना भूपेंद्र जी, किशोरी इंदुमती। इंदुमती क्या है, किशोर है कि किशोरी, बोले सर किशोरी है इंदुमती, है ना। इंदुमती क्या है, किशोरी है। तो ये रचना भी किसकी होगी, किशोरीलाल गोस्वामी की एक कहानी होगी। और ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी कि हिंदी की ये प्रथम कहानी मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है, बहुत बढ़िया आंसर है। यहां पर आपको बताना है इंदुमती जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है मधुराज जी, और इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है ये आपको बतानी है, टेम्पेस्ट की, ओथेलो की, मैकबेथ की या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस की। यानी कि 4 का उत्तर हमें चयन करना है। 4 का सोनू सिंह जी, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। तो यहां पर अधिकांश लोगों ने उपासना जी, डीके गुप्ता जी, है ना, ममता जी, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलोगर किंग, टेम्पेस्ट की किसकी मानी जाती है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है, तो वो मानी जाती है टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जो दारसू, राकेश जी, सुमन, आशा देवी जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है यहां पर। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई थी, जल्दी से बताना। अभी हमने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती पढ़ ली, बोले सर इंदुमती किशोरी नहीं, एक किशोर नहीं किशोरी है। ठीक है, किशोरी है तो किशोरीलाल गोस्वामी। और अभी हमने पढ़ा था कि ये कब प्रकाशित हुई और कहां से प्रकाशित हुई, ये भी आपको बताना है। और साथियों जो भी चाहता है कि हम पूरा हिंदी साहित्य को कंप्लीट विस्तृत अध्ययन टॉपिक वाइज पढ़ें, क्रमबद्ध पढ़ें, तो वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो ऐप पर जाकर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाकर आप दोस्तों एक कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको कोर्स परचेस करना हो वो दोस्तों परचेस करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बना सकता है। और यहां पर आपका बिल्कुल सही है कि सर ये सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और ये नंबर बिल्कुल सही बताया लालदास जी, वेरी गुड। ये सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे, प्रथम संपादक भी श्याम सुंदर थे, है ना, याद रख लेना। 1903 में जो संपादक बने थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे 1903 में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष
सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं, ये भी याद रखना है। और सबसे पहले 1900 ईस्वी में सरस्वती में इंदुमती प्रकाशित हुई और ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं हम आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको बताना है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, यह भी आपको बताना है। कोर्स की फीस 20 तारीख तक कोर्स की फीस में आपको 20% डिस्काउंट का कूपन दिया गया है। 20 तारीख के बाद पूरी फीस आपको 1500 रुपए लगने वाली है और 20 तारीख तक अगर आप कर लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि 1500 की जगह आपको 1200 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, है ना। तो आधुनिक हिंदी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, तो वो माना जाता है इंदुमती से। किससे माना जाता है साथियों, इंदुमती से। यानी ए नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, ए नंबर। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है, रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, या फिर एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। आधुनिक खोजों के अनुसार अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है, फिर आपको उत्तर लगाना है। क्या लगाओगे, प्रश्न क्रमांक 7 में आधुनिक खोजों के अनुसार बतानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार ये रानी केतकी की कहानी ये तो नहीं है, पंच परमेश्वर ये भी नहीं है, उसने कहा था ये भी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आधुनिक खोजों के अनुसार, है ना, पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, वेरी गुड। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है। इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, और एक किसकी है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे 1901, माधवराव सप्रे 1901। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी आधुनिक खोजों के अनुसार इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। ठीक है, वेरी गुड अभिषेक कुमार जी, एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक यानी कि 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। ठीक है, तो एक आधुनिक खोजों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, ये आपको याद रख लेना है। ये किसकी है, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे की है। इसको सभी लोग याद रखेंगे, वेरी गुड। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, हत्या, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रेमचंद्र या फिर जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। हत्या नामक एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, सीमा कुमारी जी। यहां पर आपको बताना है हत्या नामक कहानी के लेखक, और उत्तर हो जाएगा आपका आदर्श जी, वेरी गुड। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक जो कहानी है वो जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, इसको याद रखेंगे, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार की। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया, हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं और हत्या नामक कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग, बातायन, बाहुबली, है ना, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन। ये बाहुबली याद रख लेना, बाहुबली ये पूछी गई है रचना, ये कहानी पूछी गई है। अपना अपना भाग भी, बातायन, बातायन, है ना, खेल भी है, और नीलम देश की राजकन्या ये भी पूछा गया है। दो चिड़िया, पाजेब और एक दिन, है ना, ये सारी की सारी जो कहानियां हैं ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है और हत्या भी जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र कुमार। मनोविश्लेषण बाद जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार आपको बताना है। यहां से साथियों एक क्वेश्चन जरूर बनता है, मनोविश्लेषणवादी जो कथाकार है उनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और यहां पर आपको बताना है कि कौन नहीं है, कौन नहीं है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार। और बिल्कुल सही आंसर आया है। बोले सर मनोविश्लेषण की अगर बात करेंगे तो ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर देवराज को भी यहां शामिल कर लो। ये डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवादी। सुदर्शन नहीं माने जाते, यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। इनको सभी लोग याद रखेंगे, बाकी सुदर्शन नहीं माने जाते। ठीक है, सुदर्शन नहीं माने जाते। और अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं यहां पर कि सुदर्शन मनोविश्लेषणवाद प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि ईलाचंद जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार हैं। सुदर्शन का वास्तविक नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ सुदृढ़ बनाना था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत, सुदर्शन जी की आपने कहानी पढ़ी होगी, हार की जीत इनकी पहली कहानी थी। हार की जीत इनकी पहली कहानी थी, है ना। और 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी हार की जीत, 1920, है ना। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, है ना, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी बल्लभ। ये भी याद रख लेना है। तो हार की जीत, सौदागर, ये हार की जीत जो है ये आपको याद रखना है, 1920 में प्रकाशित हुई थी सुदर्शन जी की। ठीक है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है साथियों। हार की जीत कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, हार की जीत। पता भी है आपको सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हाँ, बाबा भारती बाली, वेरी गुड। तो यहां पर आपका 10 का उत्तर है कि सर हार की जीत तो अभी पढ़ा है सुदर्शन, है ना। हार की जीत के दर्शन हो जाएं एक बार तो बताना है। ये हार की जीत पूछी भी गई है कई बार, इसको याद रखेंगे, है ना। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी, सभी लोग बताएंगे रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है। प्रश्न क्रमांक 12 में 12 का आंसर सभी को चयन करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, या इनमें से कोई नहीं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी मस्ती, तो आपने बिल्कुल सही बताया। बोले सर रक्षाबंधन की अगर बात करोगे तो ये भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहां मनाया जाता है? विश्व में मनाया जाता है, विश्व में। तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की ये पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में छपी थी। ये इनकी पहली कहानी मानी जाती है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी है कौन सी? रक्षाबंधन, 1913 ईस्वी में सरस्वती में ये छपी थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है दोस्तों? प्रवासी कहानीकार विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया, ऐसे भी पूछे जाते हैं। इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 का सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे, सोनू जी, सीमा त्रिपाठी जी। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं तो कौन है? वेरी गुड, अटल प्रताप सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका कि प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा, तेजेंद्र शर्मा। और आपको पता होगा
कि जो प्रवासी होते हैं, प्रवासी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करने वाले, आने जाने वाले, है ना। जैसे सीजनेबल देखते होंगे आपने कि प्रवासी पक्षी होते हैं, मौसम के अनुसार कभी वो इस यहां आ जाते हैं, मौसम बदला तो इस साइड आ जाते हैं, इन्हें प्रवासी कहा जाता है। ऐसे ही जो प्रवासी होते हैं वो तेज चलेंगे कि मध्य चलेंगे? बोले सर तेज चलेंगे। प्रवासी कैसे चलेंगे? तेज चलेंगे, तब यहां से यहां पहुंच पाएंगे और यहां से यहां पहुंच पाएंगे। ये कैसे चलेंगे? तेज। प्रवासी तेज चलेंगे। तो तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार माने जाते हैं और तेजेंद्र शर्मा भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, है ना, ढिबरी टाइट, चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। ये याद रखना, ठीक है। तो ये प्रवासी माने जाते हैं तेजेंद्र, ठीक है, इनको याद रखेंगे, प्रवासी है ना। अब यहां पर देखो गुलाबी बन्नो, ये रचना किसकी है? गुलाबी बन्नो, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कुंवर नारायण। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? वेरी गुड, प्रीति सिंह जी, हेमलता जी, विजय जी। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? गुलाबी बन्नो। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा साथियों आपका गुलाबी बन्नो कहानी के जो लेखक है, गुलाबी बन्नो कहानी के जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। गुलाबी बन्नो धर्मवीर भारती, है ना। हाँ, वो गुल की बन्नो, इस प्रकार से गुलाबी बन्नो। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नो कहानी का लेखक नाम पूछा गया और इस कहानी का कोई लेखक नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम गुल की बन्नो है, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। तो ये गुल की बन्नो है, गुल की बन्नो, इसको याद रखेंगे, है ना। गुल की बन्नो या गुलाबी बन्नो इसमें बोल दिया गया, तो ये गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की है। वेरी गुड, गुल की बन्नो, हाँ, गुलाबी बन्नो यहां पर बोल दिया गया, गुल की बन्नो है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की, गुल की बन्नो। अब कोठरी की बात बतानी है, कोठरी की बात, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोठरी की बात किसी को नहीं बतानी है? कोठरी की बात, अच्छा एक बात बताना सभी लोग कि जो कोठरी में बात होगी वो अज्ञेय होगी कि ज्ञात होगी? आप लोगों को बोले सर बात तो कोठरी में हुई थी, इसलिए बात कैसी है? अज्ञेय है। कोठरी की बात अज्ञेय है, अज्ञेय, किसी को पता नहीं कोठरी की बात क्या हुई थी, कैसी है? अज्ञेय है, अज्ञेय। तो कोठरी की बात कहानी के जो लेखक होंगे वो कौन होंगे? अज्ञेय होंगे कि निर्मल वर्मा होंगे? बोले सर कोठरी की बात तो अज्ञेय है, कोठरी की बात किसी को ज्ञात नहीं है, ज्ञेय नहीं है ना। ये कैसी है? अज्ञेय है, अज्ञेय, है ना। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, ग्रह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हारती, अकलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम, है ना, मुस्लिम दो भाई दो, है ना, शरणदाता, पुरुष का भाग, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि अज्ञेय की कहानियां हैं, ये भी याद रख लेना। बोले सर पुलिस की सीटी कब बज जाए? ये भी अज्ञेय है, पुलिस की सीटी कब बज जाए, ये भी अज्ञेय है। और जिज्ञासा भी अज्ञेय है, जिज्ञासा भी अज्ञेय है, कौन सी जिज्ञासा कब आ जाए, ये भी अज्ञेय है। तो जिज्ञासा कहानी भी अज्ञेय की है, चिड़ियाघर भी अज्ञेय की है, आदम की डायरी, ग्रह त्याग, है ना, ये भी अज्ञेय की है। कब ग्रह त्याग करना पड़े, भगवान का बुलावा कब आ जाए और ग्रह त्याग करना पड़े, ये भी अज्ञेय है। किसी को ज्ञात है क्या? किसी को ज्ञात है कि कब ग्रह त्याग करना पड़ेगा? बोले सर ग्रह त्याग कब करना पड़े, ये भी अज्ञेय है ना। और जिज्ञासा भी कब आ जाए, अज्ञेय है। कोठरी की बात भी अज्ञेय है, पुलिस की सीटी कब बज जाए, ये भी अज्ञेय है। तो कुछ इस प्रकार से अज्ञेय को हम पढ़ेंगे इस प्रकार से। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह बताना है आपको, कब प्रकाशित हुई थी जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह? हाँ,
परख बताने ही परख मानी जाती है इनकी। तो कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कहानी संग्रह पूछा गया यहां पर, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह तो इनकी खेल है, खेल। कहानी संग्रह कौन सी है? खेल। और एक खेल हुई थी 1900 यहां पर दोस्तों इनकी 1928 में प्रकाशित हुई थी। चूंकि यहां विकल्प ए नहीं था तो 1929 यहां पर मान लिया गया था। इसको याद रखेंगे। इनका कहानी संग्रह है खेल, इनका कहानी संग्रह है खेल। जैनेन्द्र कुमार का पहला जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद फांसी हुई 1929 में, है ना। उचित विकल्प ना होने के कारण 1929 ईस्वी मान लिया गया था। इनकी अन्य कहानी संग्रह वातायन है 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934 और दो चिड़िया 1935, है ना। पाजेब 1942, जय संधि 1949। याद रख लेना, यहां पर कहानी संग्रह पूछा गया है, ना कि कहानी। ठीक है, कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह खेल है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1929 में फांसी और 1930 में नीलम देश की राजकन्या, ये भी याद रख लेना है। वातायन, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में। ठीक है, ये पाजेब कहानी भी इन्हीं की है, पाजेब, पाजेब भी इन्हीं की है। इनको याद रखेंगे। जैनेन्द्र कुमार की कहानी एक ना एक पूछी जाती है, चाहे वो नीलम देश की राजकन्या हो, चाहे पाजेब हो, चाहे खेल हो। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। जैनेन्द्र क्या है? प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियां जैनेन्द्र की कहानियां शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हैं। ठीक है, जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला और ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं, मनोविश्लेषणात्मक माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। यहां पर हमें बताना है उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरछी, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी या फिर दरियाई घोड़ा, ये आपको बताना है। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरछी, त्रिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी या फिर दरियाई घोड़ा। 17 का आंसर सभी लोगों को चयन करना है, अरविंद जी। और उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है ये बतानी है। तो कहानी नहीं है, कहानी तो कौन सी नहीं है? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पीली आंधी। ये दोस्तों इनकी कहानी नहीं है पीली आंधी, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, और यहां पर पीली आंधी जो है ये 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतानकृत उपन्यास है पीली आंधी, है ना। अपन ने पढ़ा था कि पीली आंधी आती है कहां पर? खेतों में। पीली आंधी कहां पर आती है? खेतों में आती है। तो खेतान, खेतों में आती है पीली आंधी, तो एक खेतानकृत उपन्यास है। और उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा 1989, त्रिछ 1989 और अंत में प्रार्थना 1994। ठीक है, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, और पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली जो लड़की है ये उदय प्रकाश की है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है। पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का। खेतों में पीली आंधी आई, खेतों में पीली आंधी आई। जब आप सरसों फूलता है ना खेतों में, तो ऐसा लगता है जैसे पीली आंधी आ गई हो, पीली आंधी आ गई हो। 2001 ईस्वी में दत्तात्रेय का दुख, 2002 ईस्वी और मोहनदास ने 2006। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम एक भाषा हुआ करती है। तो इनको याद रखेंगे दोस्तों यहां से कि पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान का है, ये उदय प्रकाश का नहीं है। जबकि पीली छतरी वाली जो लड़की है ये प्रभा, ये आपकी उदय प्रकाश जी की कहानी है, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, ये याद रखो। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है, याद रखना। और यह विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है मोहनदास। ठीक है, ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे उदय प्रकाश। और वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय कविता उत्सव में भी भारतीय कवि के रूप में भाग भी ले चुके। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है
कि पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? प्रियंवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 18 का आंसर सभी लोग चयन करेंगे। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 18 में पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उदय प्रकाश। पाल गोमरा, उदय प्रकाश। पाल गोमरा के स्कूटर का क्या हुआ है? पाल गोमरा के स्कूटर का उदय हुआ है, उदय, है ना। और स्कूटर में प्रकाश ना हो तो कैसा रहेगा? पाल गोमरा के स्कूटर के उदय होते ही प्रकाश आ जाता है, प्रकाश। तो उदय प्रकाश, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? कौन माने जाते हैं? वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो लेखक है कौन? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है मोनिका जी। फिर निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सी है? ये आपको बतानी है। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सी मानी जाती है? निर्मल वर्मा, तो 20 का आंसर सभी लोग बताएंगे। 20 में आंसर क्या हो जाएगा? अपन क्या करते हैं? गर्मियों में परिंदों को निर्मल पानी रखते हैं, परिंदों को निर्मल पानी रखते हैं, रखते कि नहीं? अपन वो इतना वो बनाते हैं, एक वो लेते हैं, है ना, खरीदते हैं, एक वो पात्र खरीदते हैं जिसमें हम निर्मल पानी रखते हैं। किसको? परिंदों को। बोले सर निर्मल पानी रखते हैं हम परिंदों को, परिंदों को। तो ये परिंदे कहानी भी निर्मल वर्मा की है ना। और ये चर्चित कहानी संग्रह है, ये भी याद रख लेना। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, और इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। और इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। कब्बे और काला पानी याद रख लेना। बोले सर कब्बे और काला पानी, काला पानी क्या है? निर्मल नहीं होता, काला पानी निर्मल नहीं होता। सूखा तथा अन्य कहानियां इनकी हैं, इनको याद रखेंगे। कब्बे और काला पानी, काला पानी की सजा होती थी दोस्तों पहले, है ना। तो कब्बे और काला पानी याद रखो। बीच बहस में, अगर बहस हो रही है तो अपन बोलते यार बहस हो रही है, जरा निर्मल पानी लेकर आओ, निर्मल पानी लेकर आओ, है ना, ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ, निर्मल पानी। तो बीच बहस में निर्मल पानी, बीच बहस में निर्मल पानी, कब्बे और काला पानी। तो काला पानी कैसा है? निर्मल। पिछली गर्मियों में निर्मल पानी पिया था हमने, निर्मल पानी पिया था। तो निर्मल वर्मा, है ना। जलती झाड़ी में अगर हम निर्मल पानी डाल दे तो झाड़ी क्या हो जाएगी? नहीं जलेगी और बुझ जाएगी, जलती झाड़ी। और परिंदों को हमें निर्मल पानी पिलाना है, तो परिंदे निर्मल वर्मा, जलती झाड़ी निर्मल वर्मा, बीच बहस में निर्मल पानी, कब्बे और काला पानी, पिछली गर्मियों में निर्मल पानी। ये आपको याद रख लेना। तो ये निर्मल पानी को हमें बहुत अच्छे से याद रखना, इनकी कहानियों को। बीच बहस में निर्मल पानी, परिंदे निर्मल पानी, है ना, इनको याद रखना है। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वरनाथ कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रस प्रिया, रस आकेटक, रस प्रिया या फिर रसिक प्रिया या फिर प्रिया नीलकंठी। तो फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? और आपको पता है फणी से बनेगा फण, और फण में क्या होता है? रस होता है। बोले सर सांप के फण में रस होता है, रस, रस प्रिय, फण को रस प्रिय होता है, रस प्रिय। तो इसको याद रखेंगे। याद फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रस प्रिया। कौन सी है? रस प्रिया, याद रख लोगे, रस प्रिया है ना। किसकी है रस प्रिया? ये फणीश्वरनाथ रेणु की है, रस प्रिया इनकी कहानी है। और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रस प्रिया है। और उनकी अन्य कृतियां कौन सी हैं? तीसरी कसम, है ना, उर्फ मारे गए गुलफाम,
है ना, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ये फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। इनको सभी लोग याद रखोगे। ठीक है, यहां पर देखो, एक श्रावणी, दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वरनाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। एक श्रावणी, दोपहर की धूप, है ना, ये कहानी के प्रारंभ करता है। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलपाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म भी बनाई गई और एक कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? बहुत बढ़िया, यहां पर तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु, हाँ, इनका आंचलिक उपन्यास माना जाता है। माइक जी बिल्कुल सही है ना। तीसरी कसम फिल्म जो है किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? तो ये बनाई गई फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी के आधार पर ये बनाई गई। और कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है, ये बताना है। सभी लोग चयन करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन माने जाते हैं? और सभी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी, सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको दिख रहा होगा लिखा, तो उस पर क्लिक करो, लिंक आपको मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लो वहां से। ठीक है, और कहानीकार के रूप में जो विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं वो हैं गुलेरी जी। कौन है? गुलेरी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये विख्यात कहानीकार, ये पुरातत्ववेत्ता है और इनके बारे में कहा जाता है कि मात्र 3 कहानियां लिखकर ये अमर हो गए, है ना, ये बहुत प्रसिद्धि पा गए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, ये प्रख्यात विख्यात पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं, है ना, इनको याद रखेंगे दोस्तों। और ये पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। जो यश प्राप्त किया है वह अन्य साहित्यकारों के लिए दुर्लभ है। उनकी पहली कहानी है सुखमय जीवन, 1968, है ना, भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, है ना, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियां लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लेखक है जिसने मात्र 3 कहानियां लिखी और वह बहुत प्रसिद्धि पा गया, बहुत अमर हो गया, है ना। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हैं जिन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कि मेरी पति की रक्षा करना, युद्ध में मेरे पति की रक्षा करना। यह बताना है मलबे का आदमी कहानी के कथ्य क्या है। मलबे का आदमी इसका कथ्य बताना है क्या है। ये सांप्रदायिकता के आधार पर है, पर्यावरण के आधार पर है, प्रदूषण के आधार पर है, भारत पाक विभाजन के आधार पर है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और दोस्तों 20 तारीख तक आपको स्पेशल कोर्स के लिए 20% डिस्काउंट रखा गया है। उसके बाद आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। तो जो भी साथी चाहते हैं कि 20% डिस्काउंट में हमें कोर्स परचेस करना है तो अभी ऐप प्ले स्टोर में जाके लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां पर आप कोर्स परचेस करके विस्तृत अध्ययन, है ना, टॉपिक वाइज विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, नोट्स और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट भी वहां पर करवाए जाते हैं। जैसे एक टॉपिक हो गया हिंदी का आदिकाल, तो उसके बाद आदिकाल का टेस्ट करवाया जाएगा। तो जो भी साथी चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो तो वो इस प्रकार से कोर्स भी खरीद सकते हैं। और मलबे का आदमी ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मलबे का आदमी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। और जब दोस्तों भारत पाक विभाजन हुआ तो आदमी मलबे में दब गए थे, बहुत सारे आदमी मलबे में दब गए थे। किसी के बच्चे बिछड़ गए थे, किसी की मां बिछड़ गई थी, किसी के पिता बिछड़ गए थे, किसी का परिवार ही बिछड़ गया था। तो मलबे का आदमी भारत पाक विभाजन पर आधारित ये दोस्तों रचना मानी जाती है। इसको याद रखेंगे। और ये जो रचना है दोस्तों ये मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की रचना मानी जाती है ना। मलबे का आदमी 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मना स्थिति पर आधारित है और देश की विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में नहीं हुई
बल्कि दो संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। निम्न में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कई कहानियां पूछी जाती हैं दोस्तों, और ये बताना है, तो जल्दी से बताओ। बोले सर राजेंद्र यादव के यहां लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव के यहां लक्ष्मी कैद है, लक्ष्मी को निकलवाओ, है ना। लक्ष्मी कहां कैद है? राजेंद्र यादव के यहां की कहां पर कैद है? जल्दी से बताओ। तो आपका उत्तर होगा जहां लक्ष्मी कैद है वो है राजेंद्र यादव। जासूसी कर लो थोड़ा सा। जहां लक्ष्मी कैद है वो है राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है वो है राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव की एक कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, बी नंबर, ठीक है। जहां लक्ष्मी कैद है अभिमन्यु की कथा, छोटे छोटे ताजमहल, है ना, किनारे से किनारे तक, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि ये राजेंद्र यादव की मानी जाती हैं। आप लक्ष्मी की प्रतीक्षा में बैठे हैं लेकिन लक्ष्मी कैद है कहां पर? राजेंद्र यादव के यहां, ठीक है। याद रख लेना, राजेंद्र यादव के यहां लक्ष्मी कैद है और उन्होंने छोटे छोटे ताजमहल बना लिए, छोटे छोटे ताजमहल बना लिए, ठीक है। किनारे से किनारे तक छोटे छोटे ताजमहल बना ले और आप प्रतीक्षा में बैठे हो, प्रतीक्षा में बैठे हो कि बोले सर जहां लक्ष्मी कैद है वो है राजेंद्र यादव, है ना। इसको याद रखोगे। और जिंदगी, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है, तलाश कमलेश्वर की कहानी है ना। और एक दिन जैनेंद्र कुमार की कहानी मानी जाती है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहां पर। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, जैनेंद्र कुमार, यशपाल या फिर ईला चंद्र जोशी। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें फटाफट से। रोज 9 बजे अपन इसी प्रकार से अभ्यास करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा अभ्यास बहुत अच्छे से हो और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, क्रमबद्ध पढ़ना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर आपके लिए कोर्स उपलब्ध है, कोर्स आप ले सकते हो हिंदी साहित्य का, ठीक है। तब यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही होगा, है ना। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं और नई कहानी आंदोलन सन 1950 से 60 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है। 50 से लेकर के 60 के बीच का एक कालखंड है और उसे नई कहानी आंदोलन के रूप में जाना जाता है और जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। और इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार आपको याद रख लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही है। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मारकंडे, है ना, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और भैरव प्रसाद गुप्त, ये नई कहानी के दोस्तों क्या माने जाते हैं? कहानीकार माने जाते हैं। कौन कौन? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मारकंडे, फणीश्वरनाथ रेणु, है ना, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त। इनको याद रखोगे, इनको याद रखोगे दोस्तों। ये जो कोर्स है वो 1500 रुपए का पूरा कोर्स रखा गया है यहां पर, जो 20 तारीख तक इसमें 300 रुपए का कूपन डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप 20 तारीख तक खरीद लेते हो तो 300 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा कूपन यूज करके, मतलब ये 1200 में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा देना पड़ेगा, मात्र 10% ही लेस होगा, ठीक है। तो भैरव प्रसाद गुप्त आपने नोट कर लिया होगा, सन 1960 के बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगी और 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर आ कहानी आंदोलन का विकास हुआ। 1950 से 1960 का जो कालखंड था वो क्या है? 1950 से लेकर के 1960 का जो कालखंड था वो नई कहानी का कालखंड था, नई कहानी आंदोलन का कालखंड था। लेकिन उसके बाद आ कहानी आंदोलन, और आ कहानी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो गंगा प्रसाद बिमल थे। गंगा प्रसाद बिमल और सचेतन कहानी के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर महीप सिंह थे। ये यहां से आपको नोट्स करना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? गंगा प्रसाद बिमल, गंगा प्रसाद बिमल, ये याद रखोगे, ठीक है। आ कहानी के संस्थापक गंगा प्रसाद बिमल हैं, सचेतन कहानी के प्रोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इनको यहां से क्वेश्चन पूछे जाते इसलिए याद करना। नई कहानी की विशेष उपलब्धि
किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? मयंक जी 20 तारीख तक 1200 रहेगा, है ना, ये याद रखना है, ये सभी लोग याद रखेंगे। सुनीता यादव जी मेरा नंबर चल रहा है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर, अब व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हो। अगर कहीं आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। देखो लाइन चल रही है नंबर की, है ना, तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही? तो ये रही दोस्तों बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नई कहानी आपको पता चल गया कि नई कहानी आंदोलन 1950 से 1960 के कालखंड के बीच थी, ठीक है। और नई कहानी की विशेष उपलब्धि जो थी वो थी बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ये विशेष उपलब्धि यहां पर मानी गई, ठीक है। पूनम चौधरी जी, हेमलता जी, और दोस्तों आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना है, और ऐप के बाद आप चाहते हैं कि मेरा व्यवस्थित पढ़ाई हो, अच्छे से पढ़ाई हो, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलते, तो आप व्यवस्थित करें और ऐप को जरूर डाउनलोड करके कोर्स को परचेस जरूर कर लें। इनमें से शिव मूर्ति कहानी नहीं है तो किसकी नहीं है? भरतनाट्यम। शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? शिव मूर्ति की कहानी बताना है। त्रिया चरित्र, कसाई बाड़ा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है तो कौन सी नहीं है, ये आपको बताने हैं। शिव मूर्ति की कहानी दोस्तों नहीं मानी जाती अकर्मक क्रिया नहीं मानी जाती। भरतनाट्यम मानी जाती है, कसाई बाड़ा मानी जाती है, त्रिया चरित्र मानी जाती है, ये याद रखेंगे तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और जो भी साथी क्लास के अलावा और चीजों में दिमाग लगा रहे हैं उनको ऐसा ना हो कि ब्लॉक कर दिया जाए चैनल से, इसलिए प्लीज जो भी साथी यहां पर आते हैं फुल टाइम आप क्लास में दें। कोई भी डाउट लगता है किसी भी प्रश्न में आप उत्तर बताते हो, क्योंकि मैं सारे व्यक्तियों का कमेंट देखता हूं, सबका देख लेता हूं, इसलिए प्लीज जो भी साथी है वो अगर इस क्लास में आ रहे हैं तो 100% इस क्लास में दें, है ना। बाकी सारी चीजें, सारी बातें बाहर भी आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि यहां से अगर आप ब्लॉक एक बार हो गए तो फिर ये वीडियो भी नहीं देख पाओगे आप, है ना। अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये दोस्तों यात्री की कहानी है ये, है ना। और अन्य कहानियां शिव मूर्ति की इस प्रकार से देखेंगे। उपन्यास, दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी की आर पार और बीच की दरार, है ना, टूटते दायरे, इनको याद रखेंगे। खैर कसाई बाड़ा कहानी के लेखक बताओ यहां पर आप। कसाई बाड़ा आपने पढ़ लिया। कसाई बाड़ा एक कहानी किसकी है? कसाई बाड़ा शिव मूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या फिर मंजूर एहतेशाम। 29 का आंसर आपको बताना है। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? प्रेम शंकर जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव मूर्ति, प्रेम शंकर जी ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक है शिव मूर्ति, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कसाई बाड़ा कहानी लेखक शिव मूर्ति है। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ और इनकी अन्य कहानियां भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, त्रिया चरित्र, केसर कस्तूरा और अकाल दंड इनकी मानी जाती है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे शिव मूर्ति जी को। इनकी ख्याति बहुत प्रसिद्ध थी दोस्तों। कसाई बाड़ा ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है शिव मूर्ति जी की, ठीक है। और इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी किया गया। कसाई बाड़ा शिव मूर्ति, कसाई बाड़ा किसकी रचना है? तो शिव मूर्ति की ये रचना है। आनंद पोखरियाल जी, अभिषेक जी, पी वाई किरण जी और मुकेश जी, के.एम. रीना जी, सानू सिंह जी और विवेक यादव जी और राम मूरत जी, ब्लॉगर किंग जी, कुशल परिवर्तन जी, सभी लोग इसी प्रकार से अभ्यास जरूर करते रहे। और अभ्यास के साथ साथ साथियों आपको क्या करना है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर करना है। यहां पर बहुत सारी डेमो वीडियो उपलब्ध है और डेमो पीडीएफ भी उपलब्ध है, ठीक है। डेमो टेस्ट भी यहां पर उपलब्ध है। यहां पर क्या होता है साथियों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपको क्या है कि यहां पर आपको कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा। कोर्स उपलब्ध करवाया जाता है यहां पर, तो ये, और यहां पर आपको एक ट्रिकी वीडियो का कोर्स अलग है, एक विस्तृत अध्ययन का कोर्स अलग है, और जो नोट्स है, नोट्स आपको अलग से दिए जाएंगे।
ठीक है, और एक लाइव क्लास भी आपको दी जाती है 5:30 बजे शाम को, है ना, पेड मेंबर के लिए शाम को 5:30 बजे। तो वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी ट्रिक से मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आज क्या है, सर्दी ज्यादा है तो बोल भी उतना नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो जो भी साथी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस, ऐप डाउनलोड कर लें, अभी ऊपर लिंक दी है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप चाहते हैं कि सर मैं पेड मेंबर बन के आपकी क्लास को ज्वाइन करूं, आपके साथ पढ़ूं, तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए ये बार बार मौका नहीं मिलता। और आप YouTube पर करते हो तो आपको क्रमबद्ध अध्ययन नहीं मिल पाता। YouTube में क्रमबद्ध अध्ययन आपको YouTube में नहीं मिलता, इसलिए अगर क्रमबद्ध पढ़ना चाहते हो, एक टॉपिक के बाद आप उसका टेस्ट लो, है ना। और मयंक जी ये 1220 तारीख तक ही रहेगा, ठीक है। हिंदी एजुकेशन ब्लॉगर किंग, रेखा जी, राजेश जी, पूनम जी, हिंदी एजुकेशन। कल पेड मेंबर वालों का टेस्ट है हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास को लेकर के, हिंदी साहित्य के लेखन स्रोत को लेकर के पूरा उनका वो स्रोत वाला है, वो कंप्लीट कोर्स पूरा हो गया है ना। फर्स्ट टॉपिक उस पर टेस्ट है उनका। टेस्ट में उनके नंबर कितने आते वो चीज भी होगी, और व्हाट्सएप ग्रुप जो अलग से पेड मेंबर का बना है उसमें उनका रिजल्ट भी दिया जाएगा कि किसको कितने नंबर आए हैं, है ना। तो जो भी साथी चाहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ूं, मेरा रिजल्ट भी आए, मैं भी टेस्ट दूं, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, रोज आपका हर हफ्ता एक टॉपिक के बाद टेस्ट हो, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आप लोग भी दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो कोर्स है वो परचेस करके अपनी तैयारी बहुत अच्छी बना सकते हो, है ना। गोविंद मालवीय, रश्मि चौरसिया जी, इंद्र माटी जी, हेमलता सिंह जी, पूनम चौधरी जी, और दारसू जी, अशोक जी, सुनीता, अनीता गौर जी, दारसू जी, ब्लॉगर जी, सुरेंद्र कुमार जी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स ले चुके हैं और वो निरंतर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेमलता जी, मंजू रावत, सुरेंद्र कुमार जी, सानू सिंह जी, ऊपर लिंक दी है, देखो ऊपर लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करो तो हो जाएगा। एक क्लास तो आपकी कंटिन्यू चलेगी, एक क्लास तो आपकी कंटिन्यू चलेगी। सोनू सिंह जी, पूनम जी, अशोक कुमार जी, ठीक है। राम भजन यादव, प्रदीप, पूनम जी, और मुकेश, श्रीलता जी, अनीता गौर जी, ममता मेहता जी, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद साथियों। जो भी साथी चाहते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़कर और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएंगे और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। और जो भी साथी चाहते हैं कि सर हम आपकी फ्री क्लास से ही पढ़ लेंगे, तो वो फ्री क्लास से भी पढ़ते रहेंगे, है ना। और जो साथी चाहते हैं कि सर हम व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप भी काम करें। मैं किसी को प्रेशर ये नहीं दूंगा कि आप कोर्स को परचेस ही करें। अगर आपकी क्षमता है कि आप फ्री क्लास में पढ़ सकते हो तो एक क्लास भी फ्री चलेगी आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं है। और आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और रोज 9 बजे इसी प्रकार से क्लास में पढ़ते रहें दोस्तों, और भी आसान हो जाएगा आपका ये सफर, है ना, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, ऐप पर जाकर ही आपको कोर्स पर क्लिक करके वहां से परचेस करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए